ने हेडलाइंस बना दी हैं पिछले कुछ सालों में और अभी भी सबको इसके बारे में पता नहीं है। ये दवाई कुछ 10 साल पहले अप्रूव हुई थी सिर्फ एक डिजीज़ के लिए और पिछले कुछ सालों में रिसर्च ने दिखाया है कि ये 4 से 5 डिजीज़ के लिए बहुत इफेक्टिव है और ये सारी बीमारियां इंडिया में बहुत कॉमन है। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं बात कर रहा हूँ SGLT2 इनहिबिटर्स के बारे में, जिसको डापाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन बोलते हैं। इंडिया में आपने इसके बारे में सुना होगा जार्डेंस या फॉक्सीगा के नाम से। मैं आपको आज इस वीडियो में इस दवाई के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि ये दवाई किस किस कंडीशंस में यूज़ हो सकती है। अगर आप ये दवाई ले रहे हैं या किसी को जानते हैं जो इस दवाई पे है, नीचे कमेंट करें। पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं जो है डायबिटीज़। ये दवाई इनिशियली डायबिटीज़ के लिए ही बनी थी एंड 2012 में EU ने और अमेरिका ने इसको अप्रूव किया था। ये कैसे काम करती है? ये आपकी किडनीज में जाके ग्लूकोज को बाहर निकालती है या फिर शुगर को बाहर निकालती है यूरिन में। इससे आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं और आपकी डायबिटीज़ बेटर कंट्रोल होती है। आपने मेटफॉर्मिन के बारे में सुना होगा जो डायबिटीज़ के लिए, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। रिसर्च दिखा रहा है कि सून SGLT2 इनहिबिटर जैसे डापाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन फर्स्ट लाइन थेरेपी बन सकते हैं फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ बिकॉज दे आर वेरी इफेक्टिव। अपार्ट फ्रॉम ब्लड शुगर कंट्रोल, इन्होंने और भी बेनिफिट्स दिखाए हैं डायबिटीज़ में, जैसे थोड़ा वेट लॉस में हेल्प करते हैं और आपका कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम करते हैं। कार्डियोवास्कुलर रिस्क का मतलब द रिस्क ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक, जो डायबिटीज़ में बढ़ जाता है। अब पिछले कुछ सालों में और भी रिसर्च हुई है ये देखने के लिए कि ये दवाई बाकी कंडीशंस में हेल्पफुल है या नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी है कि ये किडनी डिजीज़ में हेल्प करती है। 2 ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रायल्स हुए थे, डापा CKD और एम्पा CKD, और दोनों ने दिखाया है कि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को स्लो कर सकती है। ट्रायल में लोगों को ये दवाई दी गई थी अलॉन्ग विद ACE इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसमें आपका टेलमेसार्टन, इनालेप्रिल, रामेप्रिल हो गया। जब ये दवाई इंट्रोड्यूस हुई थी पेशेंट्स में तो रिसर्च ने देखा कि जो प्रोटीन लीक था वो कम हो गया, और हमें पता है कि प्रोटीन लीक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। अगर आपकी किडनी ज़्यादा प्रोटीन लीक करेंगी तो किडनी फंक्शन भी जल्दी ड्रॉप होगा। तो ये दोनों मेडिसिन अब अप्रूव्ड है फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और कई अलग अलग डिजीज़ के लिए अप्रूव्ड है, जैसे IgA नेफ्रोपैथी, डायबिटीज़ और किडनी डिजीज़, हाइपरटेंशन अगर आपको है किडनी डिजीज़ के साथ तो उसके लिए FSGS, मिनिमल चेन डिजीज़। तो बेसिकली जब हम आपको ACE इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स पे शुरू करते हैं, साथ में इस दवाई के बारे में भी हमने बहुत एम्फेसिस दिया है क्योंकि ये दवाई भी एज इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू ARBs एंड ACE इनहिबिटर्स, बट ये किसी और तरीके से काम करती है। तो अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो आप अपना ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट कराइए, और अगर आपके यूरिन में आपका यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो अगर आपका 50 मिलीग्राम पर मिलीमोल से ज़्यादा है या यूरिन ACR 30 मिलीग्राम पर मिलीमोल से ज़्यादा है तो ये आपको दवाई लेनी चाहिए, और आप अपने डॉक्टर से जाके मिलिए ये पता करने के लिए कि आप इस दवाई के लिए सूटेबल हैं या नहीं। अब पिछले 3 या 4 सालों में और रिसर्च हुई है इस दवाई के बेनिफिट्स के लिए, और हमने देखा है कि कंडीशन जैसे हार्ट फेलियर, उसमें भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव है। तो ये दवाई हार्ट फेलियर में काम कैसे करती है? जब आपकी किडनी से शुगर बाहर निकलता है साथ में वाटर भी निकलता है, तो ये एक डायूरेटिक इफेक्ट है एक तरीके से, और हमें पता है कि हार्ट फेलियर में फ्लूइड बढ़ जाता है, पैरों में, लंग्स में, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये दवाई एक तरीके से फ्लूइड निकालती है और हार्ट फेलियर को इम्प्रूव करती है। अलॉन्ग विद दैट ये कार्डियोवास्कुलर रिस्क को भी कम करती है, तो आपका चांसेस ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक भी कम होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या ट्रांसप्लांट पेशेंट्स ये दवाई ले सकते हैं? पिछले कुछ साल में ऐसी रिसर्च हुई है जिन्होंने दिखाया है कि एक्चुअली SGLT2 इनहिबिटर्स ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए भी सेफ हैं, बट अभी भी नेफ्रोलॉजी वर्ल्ड में थोड़ी कंट्रोवर्सी है कि ये दवाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कई सेंटर्स अब ये यूज़ कर रहे हैं और मुझे लगता है आगे जाके SGLT2 इनहिबिटर्स विल बी यूज्ड इन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। इसके बारे में इतनी कंट्रोवर्सी इसलिए है क्योंकि जब पहली बार ये रिसर्च हुई थी उसमें ट्रांसप्लांट पेशेंट इंक्लूडेड नहीं थे, तो इसलिए हमें पता नहीं था कि इनकी सेफ्टी और एफिकेसी कैसी है। इसमें रिसर्च दिखा रही है कि ये उतने ही इफेक्टिव है और इनके इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अब अगला सवाल आता है, क्या ये दवाई आपके लिए है? चाहे ये दवाई बहुत सेफ और इफेक्टिव हो, कुछ कंडीशन में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ये कंडीशंस कौन सी हैं? पहली चीज़ है टाइप 1 डायबिटीज़, जो आपको बचपन से हो या फिर जल्दी एज में हो जाए। टाइप 1 डायबिटीज़ में ये नहीं यूज़ कर सकते
क्योंकि रिस्क होता है एक तो एसिडोसिस का, तो एसिड बनने का रिस्क होता है आपकी बॉडी में, इसलिए दवाई नहीं देते टाइप 1 में। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये दवाई शुगर को निकालती है किडनीज के थ्रू, उससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। कभी कभी ये लो ब्लड शुगर भी कर सकती है। सो अगर आप अवेयर नहीं हैं अबाउट सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया फिर हम ये दवाई रेकमेंड करते हैं बाद में शुरू करें, और पहले आपको अवेयर करें लो ब्लड शुगर के बारे में। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। एक मेन साइड इफेक्ट जो इस दवाई के साथ देखा गया था वो था रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। Now, because it removes glucose from your kidneys, which goes through your urine, so bacteria love glucose, and that's why you can get recurrent infections if you're on this medication. Now, not everyone is prone to that. It is only seen कि जो लोग elderly हैं, 80+ years के हैं, उनमें ये infections हो सकती हैं। फिर भी अगर आपको recurrent infections नहीं हो रही और आप 80+ हैं तो आप ये दवाई ले सकते हैं। बट अगर आपको इन्फेक्शन होती है तो रेकमेंडेशन है कि आपको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। अब इसके और भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये मिनिमल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेशर भी कम करता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं या डिजीनेस हो सकती है। हमने पहले बात की आपका ब्लड शुगर भी कम कर सकता है, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में पता होना चाहिए। तो ओवरऑल ये दवाई काफ़ी सेफ है और इफेक्टिव है इन डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, इन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एंड ऑल्सो इन हार्ट फेलियर। मेनली मैं ये वीडियो बनाना चाहता था क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में ये दवाई बहुत वाइड स्प्रेड यूज़ हो रही है और आपको ये लेनी चाहिए क्योंकि बहुत बेनिफिट्स दिखाए हैं इस दवाई ने। अब कौन से स्टेज तक आप ये दवाई ले सकते हैं? रेकमेंडेशन है कि आप स्टेज 5 पे दवाई बंद कर दें, और अगर आपका EGFR 20 से कम हो फिर भी आपको ये दवाई बहुत कॉशियसली लेनी चाहिए। मगर अगर आपका EGFR 20 से ऊपर है और आपको किडनी डिजीज़ है, आप ये दवाई ले सकते हैं। And it has proven कि ये स्लो करती है प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज। मेरे हिसाब से there's a lot of research happening in chronic kidney disease, new medications are coming up, but if no one is telling you about these medications, you would not know about it. That's why I'm making this video, to make you aware about the new medications that have come up for kidney disease. So go meet your doctor, discuss this medication with them. आप इनके benefits, side effects सबको discuss करिए। अगर आप सूटेबल हैं तो ये आपको दवाई लेनी चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।